हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें अपने यूनिट 3 की जो सेकंड पार्ट था उसकी शुरुआत करनी है। जो यूनिट 3 है उसमें हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से धागे का निर्माण करना है। पिछली क्लास में हमने धागे के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो धागा है ये इसका वर्गीकरण हम करते हैं कि ये कितने भागों में धागे को डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसमें देखिएगा सूत लिखा हुआ है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि सूत जो है वही धागे को ही कहा जा रहा है, क्योंकि जो इसकी सूक्ष्मतम इकाई है वो तंतु या रेशा था, और जब उसको हम आपस में मिला करके बना रहे थे चरखे के द्वारा, विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा, आधुनिक उपकरणों के द्वारा, तो हमें धागा प्राप्त हो रहा था जिसे सूत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सूत की पहचान माप, ऐंठन या घुमाव की मात्रा और धागों की संख्या द्वारा किया जाता है। जो धागा है उसकी हम पहचान कैसे कर रहे हैं, उसके माप के आधार पे करते हैं। उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, मोटा है या पतला है, इकहरा धागा है कि दोहरा धागा है, इस आधार पे हम उस धागे की पहचान करते हैं। उसमें किस प्रकार का ऐंठन दिया गया है। उसके बाद है घुमाव की मात्रा, किस प्रकार से धागे घूमे हैं, किस आकार में घूमे हैं, और धागों की संख्या, उसमें जो धागा है, जो तंतु बना है, उसका कितने संख्या में लेकर के बना जा रहा है, एक लिया जा रहा है कि दो लिया जा रहा है, इस आधार में हम क्या करते हैं, धागे को पहचानते हैं। इसके बाद सूत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो धागा है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें सादा सूत, टेक्सचर सूत और स्पंज सूत होता है। ठीक है, सादा सूत, टेक्सचर सूत और स्पंज सूत। इससे नॉर्मल अगर समझा जाए तो सादा सूत मतलब होता है कोई सिंपल सा प्लेन सा अगर धागा है, उस पर किसी प्रकार का कोई सजावट नहीं किया गया है, प्लेन एकदम समतल में हो, तो वो क्या है, सादा सूत होता है। वहीं पे टेक्सचर के सूत की अगर बात करें तो उसमें जो धागा है, टेक्सचर सूत है, वो जो उसकी सतह है वो खुरदरी होगी, एक उसका आकार हमें समझ में आएगा उसकी सतह को देख करके, वो टेक्सचर सूत होगा। वहीं पे स्पंज सूत की अगर बात करें तो ये सजावटी धागों के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे कि जो ये धागा है वो बनावट के आधार पे कितने प्रकार से बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं कि धागे की बनावट के आधार पर इसके प्रकार की, तो देखिएगा इसमें सबसे पहला है साधारण धागा, इसके बाद है मिश्रित धागा। एक है साधारण धागा और दूसरा मिश्रित। साधारण धागे का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ धागे की संख्या में ही हेर फेर करके जो धागा तैयार किया गया है वो क्या होता है, साधारण धागा होता है। देखिए ऐसे धागे जो एक ही प्रकार के और एक ही वर्ग के रेशे से बनाए जाते हैं, मतलब कि एक ही रेशा भी है और जो रेशा है वो क्या है, वो एक ही प्रजाति से प्राप्त हुआ है, चाहे वो ऊन से हो या फिर किसी वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला रेशा हो, वो जो भी होगा वो एक ही वर्ग का होगा। अगर मान लीजिए कपास का रेशा है तो सभी रेशे उसमें कपास के ही होंगे, और अगर ऊन का रेशा है जो भेड़ बकरियों के बालों से हमें प्राप्त हो रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ उलन का ही होगा, उसमें कपास, लिनन इन सब के रेशे नहीं मिश्रित हुए होंगे, वो सिंपल सा एक ही प्रजाति का रेशा रहेगा। जब इनको हम मिला करके धागा तैयार करते हैं तो वो धागा क्या कहलाता है, साधारण धागा कहलाता है, जिसमें एक ही धागे क्या करते हैं, एक ही वर्ग के रेशे से बनाए जाते हैं, वो साधारण धागे होते हैं। अब हम बात करेंगे जो साधारण धागा है ये आखिरकार कितने प्रकार का होता है। देखिएगा साधारण धागों के प्रकार में सबसे पहले है इकहरा या एक रेशीय धागा। नाम से समझ में आ रहा है इकहरा या फिर एक रेशीय। एक रेशीय का मतलब ऐसा धागा जो सिर्फ और सिर्फ एक रेशे से बनाया गया हो। ठीक है, इसमें एक ही रेशे को काट कर, बत कर, ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐंठन एक ही दिशा में दी जाती है। अगर दाहिने साइड में ट्विस्टिंग हो रही है, ऐंठन दी जा रही है, तो दाहिने साइड में ही होगा, बाएं साइड में दी जाए तो बाएं साइड में ही होगा, क्योंकि ये इकहरा रेशा होता है। इसमें दो ढंग के दो धागे नहीं हैं, एक ही प्रजाति से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, और एक इकहरा रेशा है, और इसमें जो ऐंठन दिया जाएगा वो भी सिंगल ही होगा, एक ही दिशा में दिया जाएगा। तो ऐसे रेशे से प्राप्त जो धागा है वो क्या कहलाएगा,
इकहरा या एक रेशीय धागा कहलाएगा। वहीं जब हम बात करते हैं दोहरे धागे की, जो दोहरा धागा होता है वो कैसा होता है, यहाँ देखिएगा जब दो अलग अलग इकहरे धागे, अभी इसके पहले हमने इकहरा धागा प्राप्त किया, जो ये इकहरा धागा हमने प्राप्त किया है, जब इसी इकहरे धागे को एक ही नहीं बल्कि दो इकहरे धागे ले लेते हैं, जैसे शुरू में हमने सिर्फ और सिर्फ एक प्रजाति से प्राप्त हुए रेशे को लिया हमने, वहीं पे तो ये प्राप्त हो गया हमें एक रेशीय धागा। लेकिन अब दोहरे धागे में इसी एक रेशीय धागे को जो हम दो संख्या में ले लेते हैं, जब दो अलग अलग इकहरे धागे को आपस में बंटकर ऐठन दिया जाता है, तो इस प्रकार से जो धागा हमें प्राप्त होता है वो दोहरा धागा कहलाता है। इसके बाद है बहुरेशीय धागा। जो बहुरेशीय धागा होगा वो कैसा होगा, इसी इकहरे रेशे की संख्या जो है दो से अधिक होगी तो वो क्या होगा, बहुरेशीय धागा होगा। जिस प्रकार से आप लोग पढ़े हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो, किसी एक वस्तु की बात हो तो वो एक वचन है, दो की बात हो रही तो दो है। बहुवचन में क्या होता है, दो से अधिक संख्या जब होती है। वही बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि जब एक है, एक रेशा है, एक वर्ग से प्राप्त है तो वो इकहरा है, और उसी इकहरे को ही जब दो संख्या में ले लेते हैं वो दोहरा हो जाता है। और बहुरेशीय धागे में क्या होता है कि उसी इकहरे रेशे की ही संख्या को अधिक संख्या में ले लिया जाता है, संख्या को बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब एक रेशीय धागा है तो ये बहुत पतला होगा, जो दोहरा धागा है वो उससे थोड़ा मोटा होगा, वहीं बहुरेशीय जो धागा है वो अधिक मोटा होगा। तो तीनों में ये भी बात समझ में आ रही होगी कि इसमें सबसे कमजोर धागा कौन सा होगा और सबसे मजबूत धागा कौन सा होगा। इसमें देखा जाए तो जो इकहरा रेशा होता है वो क्या होता है कि यह बहुत ही क्या होता है, ये कमजोर होते हैं। जो इकहरा रेशा है वो कमजोर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो एक ही रेशे से बनाया गया है और एक ही दिशा में इसमें ऐठन दी गई है। और वहीं पे जो दोहरा धागा है उसमें दो इकहरे रेशे को मिला के अगर ऐठन दिया गया है तो वो थोड़ा मजबूत होगा। और बहुरेशीय में तो नॉर्मल समझ में आ रहा है कि इसमें कई रेशे धागे जब मिले हुए हैं, एक रेशे कई ऐसे मिले हुए हैं, तो वो क्या हो, बहुरेशीय धागा हो गया है, तो वो अधिक मजबूत होगा। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि केबल कार्ड धागा। केबल या कार्ड धागा, केबल आप लोग देखे होंगे, लाइट वाला जो केबल होता है ब्लैक कलर में एक जो आता है उसे आप लोग देखे होंगे। उसके अंदर क्या होता है कि एक ऊपर से ब्लैक है, एक आवरण चढ़ाया गया है ब्लैक कलर में, उसके अंदर भी जो होते हैं तार जो उसका होता है केबल के अंदर, वो भी देखिए दो तीन होते हैं, किसी में दो होता है, किसी में तीन होता है। उन तीनों के ऊपर से ये मोटा सा परत चढ़ा होता है, लेकिन जो अंदर का तीनों है उसके अंदर भी तो पतले पतले रेशे होते हैं, जिनमें से क्या होता है, बिजली प्रवाहित होती है। जो अंदर पतले पतले रेशे हैं वो समझ लो इकहरा रेशा है। उसके ऊपर से जब चढ़ गया है कोई आवरण और तीन तार को एक ही में लपेट करके जब तार बनाया गया पतला सा, तो वो दोहरे और बहुरेशीय धागे जैसा समझ लीजिए। लेकिन जब इन्हीं तीनों के ऊपर, तीनों तार के ऊपर कोई मोटा सा आवरण चढ़ा दिया गया है, वो क्या हो गया है, केबल हो गया है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है। केबल कार्ड जो धागा होता है इसमें क्या किया जाता है कि जैसे ये बहुरेशीय धागा था वैसे ही बहुरेशीय धागे के ऊपर से एक अतिरिक्त धागे का प्रयोग करके उसको ऐठन देके बांध दिया जाता है। देखिएगा, जब दो या दो से अधिक धागों को आपस में मिला करके ऊपर से, देखिए आपस में मिलाकर ऊपर से अतिरिक्त धागे को लपेटा जाता है तो क्या कहलाता है, वो केबल धागा हो जाता है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस हमने बताया कि बिजली का जो तार होता है पतला, जो पतला तार होता है एक सिंगल होता है, उसके अंदर भी रेशे होते हैं। जो रेशे जिसमें से बिजली प्रवाहित हो रही है उसको एक रेशा समझ लो। उसके बाद है जब उसको इकहरा हम बना रहे तो एक तार है केवल। और नॉर्मल जो बिजली का तार है देखो किसी में ग्रीन होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है, ये तीन हो जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये भी केबल में देखने को मिलता है कि कई तार एक ही में है, ऊपर से ब्लैक कलर से तार से आवरण चढ़ा दिया गया है। सेम वही बात यहाँ भी साधारण धागे में बात की जा रही है। तो साधारण धागे हमारे जो है वो कितने प्रकार के हैं, चार है, इकहरा, दोहरा, बहुरेशीय और केबल या कार्ड धागा, ये बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जो मिश्रित धागा है।
हमने जो बताया था आपको कि बनावट के आधार पर सूत को या धागे को दो वर्गों में बांटा गया था, जिसमें साधारण धागा और मिश्रित धागा है। साधारण धागे को हमने देख लिया, एक रेशेय है, दोहरा धागा है और फिर बहुरेशेय है, इसके बाद केबल या कार्ड है। अब बात करते हैं मिश्रित धागे की। मिश्रित से समझ में आ रहा है कि इसमें मिश्रण किया गया होगा। जैसे साधारण धागे में आपने देखा कि एक ही रेशे और एक ही वर्ग से वो प्राप्त हो रहे थे, साधारण धागे, लेकिन वहीं पे जो मिश्रित धागा होगा वो विभिन्न वर्ग के रेशों को मिला करके काट कर वो बटकर ऐठन देकर तैयार किया जाता है, तो क्या हो जाता है, मिश्रित धागा हो जाता है। मिश्रित मतलब कि एक ही वर्ग के प्राप्त रेशे को नहीं बल्कि अलग अलग वर्ग के प्राप्त रेशों को। जैसे हम क्या करते हैं कि कॉटन हो हमारे पास, कॉटन को और लिनन के रेशे को दोनों को एक में मिश्रित करके तब अगर हम कोई रेशा तैयार करते हो, उन रेशों को मिलाने के बाद वो क्या हो जाता है, मिश्रित रेशा हो गया। फिर उससे हम कोई धागा तैयार करें तो वो मिश्रित धागा हो जाता है। आगे देखिएगा, इसी में बताया जा रहा है कि ऐठन देकर तैयार धागे मिश्रित धागे होते हैं। इसके बाद है कि धागों के आकार, लंबाई, व्यास, प्रकार आदि में भिन्नता हो सकती है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो रेशे हम आपस में मिश्रित कर रहे हैं वो एक ही लंबाई के हों, एक ही आकार के हों, उनका व्यास एक ही जैसा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वो भिन्न भिन्न आकार, भिन्न भिन्न व्यास, भिन्न भिन्न लंबाई के हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि वो जो रेशे होंगे वो एक ही वर्ग के ना होकर के कई वर्ग के रेशे को अगर मिश्रित कर दिया जाता है तो वो मिश्रित धागा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो मिश्रित धागा है, ये मिश्रित धागे की रचना किस प्रकार से की जा रही है। इसमें 3 प्रकार के धागे मिला करके इस मिश्रित धागे की रचना की जाती है, जिसमें से पहला है कि आधार धागा। ये जो आधार धागा होता है, इसमें देखिएगा आधार धागा ये सिंगल होता है, इसे साधारण या सादे धागे को रख सकते हैं हम। जो साधारण धागा है, साधारण धागे को हम इसी में ले लेते हैं एक आधार के रूप में। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई हमें डिजाइन के लिए कढ़ाई करनी है, तो उस कपड़े में जब हम कढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे पास एक प्लेन कपड़ा होता है, उस पे जब हम कढ़ाई करते हैं तब वो फैंसी कपड़ा बन जाता है। कढ़ाई करने के बाद तब हम उस कपड़े को क्या करने लगते हैं कि ये कढ़ाई वाला धागा है, फैंसी कपड़ा है। लेकिन इसके पहले, कढ़ाई से पहले आधार के रूप में हमने एक प्लेन कपड़े को ही लिया था। वही बातें यहाँ भी बताई जा रही हैं। जो मिश्रित धागा हमें तैयार करना है उसके लिए एक साधारण धागे को हम ले लेते हैं, एक सिंपल सा कोई धागा ले लिए हैं। इसके बाद है दूसरा धागा, आधार वाले धागे पर डिजाइन बनाना। आप लोग एक ठंडी के मौसम में जो उलन आता है, ऊन आता है स्वेटर बनाने के लिए, बुनने के लिए, उसमें देखे होंगे कि एक सिंपल सा प्लेन धागा रहता है, उसके ऊपर से फैंसी धागे लपेटे गए होते हैं। उसके बाद उस फैंसी धागे को साधारण धागे पे फंसाने के लिए बीच बीच में अलग से प्लेन धागे से ऐठन दी गई होती है। तो इस प्रकार से वो जो हमें प्राप्त होता है धागा, ऊन का रेशा जो हमें प्राप्त हो रहा है, धागा प्राप्त हो रहा है, वो कैसा दिखता है, हमें फैंसी दिखता है। तो जो फैंसी धागा हम प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि एक हमारे पास आधार के रूप में सिंपल सा साधारण सा धागा होगा, उसके ऊपर से सजावट के लिए हम दूसरे धागे का प्रयोग कर लेते हैं, और इसी सजावट के धागे को रोकने के लिए उस आधार पे या फंसाने के लिए या बांधने के लिए एक तीसरे धागे का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के जो धागे होते हैं वो मिश्रित धागे बन जाते हैं। देखिए, आधार धागा जो वो साधारण धागा होगा, दूसरा धागा आधार वाले धागे पर डिजाइन बनाने के लिए होता है, और जो तीसरा धागा होता है इन दोनों धागों को आपस में बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिएगा कि ये मिश्रित धागे सजावट की दृष्टि से बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट में बताया गया है। यही बातें हमने आप लोग को बताया कि जो फैंसी धागे हम तैयार करते हैं उसमें भी आधार के रूप में एक सादा धागा होगा, साधारण धागा होगा, उसके ऊपर से एक मिश्रित धागा, फैंसी धागा लपेटते हैं, इसके ऊपर से फिर से एक प्लेन धागे से ऐठन देते हुए चले जाते हैं, जिससे ये फैंसी वाला जो धागा है वो अपने स्थान पे टिका रहे। इसलिए इस प्रकार के धागे का हम प्रयोग करते हैं। मिश्रित धागे की रचना में आधार धागा, दूसरा धागा या फैंसी धागा जिससे डिजाइन बनाना है,
तीसरा जो धागा होता है वो बांधने के लिए प्रयोग होता है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। धागे की प्राप्ति के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम शुरुआत करेंगे बुनाई के बारे में, कि जो धागा हमने प्राप्त किया है उस धागे से वस्त्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पे देखिए वस्त्र निर्माण की विधि के बारे में हमें पढ़ना है। वैसे तो जो बुनाई है, फेल्टिंग है, नीटिंग है, ये सारे प्रोसेस के अतिरिक्त भी ढेर सारे प्रोसेस भी वस्त्र निर्माण के हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम टॉपिक्स को पढ़ना है। चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए बुनाई की बात जो हम करते हैं, बुनाई जो है वो क्या होती है कि अधिकांशतः वस्त्रों का निर्माण बुनाई विधि से की जाती है। लगभग आप सुने होंगे कि वस्त्रों की बुनाई की गई है, जो भी वस्त्र आप धारण किए उसमें बुनाई की गई है। ये आज से नहीं, प्राचीन समय से चला आ रहा है। जो भी वस्त्र जब से धारण किए जा रहे हैं उसमें बुनाई की विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो बुनाई की कला में 2 धागों का प्रयोग होता है। आप लोग कपड़े में देखे होंगे कि इस प्रकार से इसमें जैसे कुछ लंबाई में धागे होंगे और कुछ क्षैतिज में होंगे, कुछ ऊर्ध्वाधर हैं और कुछ क्षैतिज हैं। इस प्रकार से एक दूसरे के अंदर से ऐसे होते हुए, अलग से होते हुए, एक दूसरे के ऊपर से फिर नीचे से गुजरते हुए वस्त्रों की बुनाई की गई होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कपड़े देखने में तो समझ में आ रहा है कि इसमें बुनाई की गई है, लेकिन इन जो धागे हैं इन धागों को कहते क्या हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा वाइबा में भी पूछा जाता है और एग्जाम में लघु उत्तरी में, अति लघु उत्तरी में, दीर्घ उत्तरी में भी ये सारे पॉइंट्स एक एक अगर आप नोट किए रहेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें देखिएगा ये जो लंबाई का धागे हैं, ये लंबाई के जो धागे होंगे बुनाई करते समय, इसे क्या कहा जाता है? ताना बोला जाता है। ताना कहते हैं इस धागे को। और वहीं पे जो बुनाई के धागे होते हैं, जो क्षैतिज में धागे होते हैं, पड़ी अवस्था में होते हैं, उन्हें बुनाई का धागा कहा जाता है या फिर बाना कहा जाता है। आप उन्हें बुनाई का धागा भी कह सकते हैं और बाना धागा भी कह सकते हैं। देखिएगा ये जो बुनाई है इसमें जो 2 धागे का प्रयोग किया जा रहा है उसमें पहला है ताना। ताना क्या है? लंबवत धागे को ताना, इंग्लिश में इसको वार्प कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको ताना और बाना देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पे आपको वार्प और वेफ्ट देखने को मिलता है। देखिए वार्प और वेफ्ट, यहाँ पे देखिए फिगर। अब अगर हम आप लोग को दिखाएं तो नॉर्मल देखिएगा, ये लंबाई के कुछ धागे हैं। लंबाई के धागे के बाद इसी में कुछ इस प्रकार से क्षैतिज में धागे हैं। जरूरी नहीं कि ये सब एक ही दिशा में हो, एक ही जैसे तो होंगे नहीं, एक दूसरे कहीं नीचे से धागा गुजरेगा तो कहीं ऊपर से गुजरता हुआ जाएगा। आप लोग नॉर्मल अपने घरों में बुनाई के कपड़े को देखे होंगे, आप जो स्वयं वस्त्र को धारण किए होंगे उसमें भी ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। आप उनको ध्यान से देखिएगा। जो लंबाई के धागे, बस इतना ध्यान रखिएगा, जो लंबवत हैं वस्त्र में, जो लंबवत धागे हैं लंबाई में हैं, उनको वार्प या ताना धागा कहते हैं। वहीं पे जो क्षैतिज में धागे होते हैं उनको वेफ्ट या बाना या फिर बुनाई का धागा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इतना तो हमने समझ लिया कि ताना और बाना क्या होता है। अगर पूछा जाए कि बुनाई में ताना और बाना क्या है, तो जो लंबाई का धागा होता है वो ताना होता है, और जो क्षैतिज में या चौड़ाई में जो धागा होता है उसको बाना या वेफ्ट कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि बुनाई की प्रमुख क्रिया किस प्रकार से होती है, जो बुनाई हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है। तो नॉर्मल सबसे पहले हम आप लोग को समझाएंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 गर्म रोलर है, 2 गर्म रोलर है हमारे पास से, एक ये ब्लू कलर में हो गया और एक ये रेड कलर में। इसमें देखिएगा, ये समझ लीजिए कि एक ऐसा ये पोल है हमारे पास जिसमें ताने का धागा लिपटा हुआ है। ठीक है, ताने का धागा हमने इसमें लपेट दिया है। उसके बाद एक ये है जिसमें इधर से जब बुनाई कंप्लीट होगी तो इसमें कपड़ा लपेट लिया जाएगा। बुनाई के पश्चात जो धागा बचेगा वो इसमें लपेट लिया जाएगा। अब इसको इस प्रकार से देखिएगा, ये जो है ऊपर से हमने अभी आपको बताया था कि जो लंबाई का धागा होगा वो कैसा होगा, वो लंबवत होगा। तो लंबवत ताने को लगाने के लिए आपके पास इस तरह से होना चाहिए। ठीक, ये एक पोल है हमारे पास और दूसरा पोल ये वाला है।
एक पे ताने का धागा लिपटा हुआ है, सिर्फ धागा ही धागा, और ये जो नीचे वाला है इसमें क्या है कि इसमें जो कपड़ा बीच में बुनाई करने के बाद तैयार होता है वो इसमें लपेट लिया जाता है। इसी प्रकार से जो तैयार कपड़ा होता है वो धीरे धीरे इसी में लपेटता जाता है और ऊपर से इसी में ऊपर से मशीनों के द्वारा इसमें धागे ताने के आते रहते हैं, लंबाई के धागे। और अब आप सोचेंगे कि बीच में बुनाई कैसे हो रही है। अब इसके बीच में जो बुनाई होगी उसमें ये देखिएगा आप लोग कि जैसे ये इस प्रकार से है, देखिए, तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ से एक हार्नेस होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया था, लेकिन हम आपको ये समझा रहे हैं कि जैसे ये एक पोल था लंबाई के धागा लपेटने के लिए, और ये है जिसमें कपड़ा लपेटा जाएगा। तब हम देख रहे पूरे में ये धागा मान लीजिए लिपटा हुआ है, तो इसके बीच में से हार्नेस में धागा अलग से लपेटा गया होता है। वो धागा जो लिपटा हुआ है वो इसी धागों के बीच में से इधर से उधर एक बार जाता है और फिर उधर से फिर वापस भी आता है इसी धागों के बीच में से आगे पीछे करके। तो इस प्रकार जब ये धागा फिर यही पहुंचता है तो एक बार बुनाई की एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और ये जो बुनाई की एक बार की प्रक्रिया ये पूरी हुई, एक बार जब पूरी हुई उसे एक पिक कहते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। जो एक बार इधर से इस साइड में धागा गया और उधर से फिर ये हार्नेस वापस आया जिसमें बाने का धागा लिपटा हुआ था, इधर से उधर गया फिर उधर से इधर जब वापस आया तो एक जो लाइन कंप्लीट हुई इसको एक पिक कहते हैं। और जो ये धागा गया उस धागे को बाना धागा या बुनाई का धागा या वेफ्ट कहते हैं। इतना समझ में आया। अब फिगर में देख लीजिए, ये देख लीजिए, इधर से जो है ये मान लीजिए एक पोल हमारे पास ये है जिसमें ताने का धागा लिपटा हुआ था, और एक पोल हमारे पास ये था जिसपे हमें कपड़े लपेटने हैं, ठीक है, जिसमें कपड़े लपेटने थे। बीच में ये क्या है, लंबाई में ताने के धागे थे और ये बीच में से बाने के धागे गुजर रहे थे। ये जो बीच में से बाने का धागा गुजरा है, एक बार इस साइड से जब इस साइड गया और इधर से जब इधर वापस आया तो ये एक पिक कंप्लीट हो गया। इसको एक पिक कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि पिक किसे कहते हैं तो याद रखिएगा कि लंबाई के धागे जो है ताने धागे के बीच में से बाने के धागे को गुजारते समय जब एक साइड से दूसरे साइड धागा पहुंचता है वहां से फिर वापस आता है तो यह एक पिक कंप्लीट हो जाता है, एक पिक कहलाता है। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और इसी के बीच में एक बेटनिंग की प्रक्रिया होती है। बेटनिंग क्या होता है? बेटनिंग का मतलब है ठोकना। इसमें जो यंत्र लगे होते हैं वो क्या करते हैं, ठोक करके धागे को ऐसे बैठाते जाते हैं जिससे एक धागा दूसरे से सटता चला जाए। जब ये धागे एक दूसरे से सटते हुए चिपकते चले जाएंगे तो ये वस्त्र के जो बुनाई की प्रक्रिया है वो पूरी होती जाएगी यहाँ पे। और अब आप सोचेंगे कि ये धागा जो है सब एक ही जैसे लिपटा है, उसके बीच में से कैसे ऊपर नीचे होकर वो वस्त्र गुजरता होगा। तो इसमें एक शेडिंग लगा होता है। शेडिंग मतलब रास्ता बनाने वाला। इसमें एक यंत्र लगा हुआ है जो क्या करता है कि ताने के धागे को एक बार एक को ऊपर उठाता है, एक को नीचे छोड़ता है, एक को ऊपर उठाता है, एक को नीचे छोड़ता है। इसी प्रकार से ये ऊपर नीचे उठाता रहता है बीच में से, और उसी बीच में से ये हार्नेस बार बार गुजरता रहता है जिसमें से बाने का धागा रहता है। फिर यहाँ एक यंत्र लगा है जो इसको ठोक करके वस्त्र में निर्माण की प्रक्रिया किए जा रहा है और जो कपड़ा तैयार हो इसी विम में लपेटता चला जा रहा है। अब इसके प्रोसेस को देखिए, 4 लिखा गया है, 4 पॉइंट। शेडिंग मतलब होता है ताने के धागों को उठाने से बाने के धागे के लिए रास्ता बनता है, यही बात हमने बताया। दूसरा है पिकिंग। पिकिंग मतलब वही क्या कि बाने के धागे के एक बार बाएं से दाएं, देखिए 2 बार लिख दिए थे, सॉरी, एक बार दाएं से बाएं पहुंचने पर एक पिक क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है बेटनिंग। बेटनिंग मतलब पीटना होता है। बाने के धागे को ठोक कर धागे को आपस में सटने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, बेटनिंग कहलाती है। इसके बाद लपेटना या छोड़ना। लपेटना या छोड़ना का मतलब है कि जो वस्त्र तैयार हो गया है वो क्या करता है कि क्लॉथ वीम, ये 2 वीम कहा जाता है। एक वार्प वीम होता है, एक क्लॉथ वीम होता है। ये जो दोनों वीम हैं ये आपको यंत्र में पढ़ना था, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है। लेकिन इतना समझिएगा आप लोग कि 2 वीम हैं, पोल हैं,
एक वार्प वीम होता है, वार्प मतलब ताने का धागा जिस पे लिपटा हुआ है। दूसरा है क्लॉथ वीम, क्लॉथ मीन्स कपड़ा होता है, वीम मतलब ये पोल, एक ऐसा पोल जिस पर कपड़ा लपेटा जा रहा है, तैयार कपड़ा, ये दो पोल हैं। अब इसमें देखिए लपेटना और छोड़ना, जब इधर से धागा एक दूसरे में बेटनिंग के प्रोसेस के द्वारा ठोक करके चिपका दिया जा रहा है, तो जो कपड़ा तैयार होता है वो क्या किया जाता है, तैयार कपड़े को इस विम में लपेट लिया जाता है। वही इसमें बताया गया, तैयार कपड़े को एक विम पर लपेट लिया जाता है तथा दूसरे विम से ताने के धागे को, जो ताने के धागे वो छूटते रहते हैं, एक तरफ से ये छूटता रहता है, दूसरी तरफ ये लपेटता रहता है। यही है बुनाई की प्रक्रिया मुख्य रूप से। अब आगे देखिएगा, ये तो सिर्फ हमारी बुनाई की बात हो गई। अब बुनाई में भी बहुत सारी बुनाइयां हैं, साधारण बुनाई है, फैंसी बुनाई है। साधारण बुनाई में भी ढेर सारी बुनाइयां बताई गई, ट्विल बुनाई है, सादी बुनाई है। उसके बाद जो फैंसी बुनाई है उसमें भी पाइल बुनाई है। इस प्रकार से बहुत सारी बुनाइयां हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बस इतना पढ़ना था। आगे देखिए नीटिंग विधि। नीटिंग क्या होता है, देखिएगा, इसमें एक ही धागे का उपयोग होता है जिससे सलाइयों व सुई की सहायता से सूत को क्या किया जाता है, सूत के फंदों को फंसा करके एक श्रृंखला बनाई जाती है। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया ऊपर बढ़ती जाती है। आप लोग स्वेटर की बुनाई करते हुए देखे होंगे, उससे बुनाई ना करके बल्कि उसको क्या कहते हैं, नीटिंग कहते हैं। ये जो बुनाई है ये भी बुनाई है। जो ये बुनाई है जिसमें ये वार्प और वेफ्ट का प्रयोग किया जा रहा है, इंग्लिश नाम याद रखिएगा, इसको वीविंग कहते हैं। देखिएगा, वीविंग, क्या कहते हैं, वीविंग। वीविंग की जो प्रक्रिया होती है इसमें वार्प और वेफ्ट की बात की जाती है। दो धागे की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो नीटिंग होती है, नीटिंग मीन्स भी बुनाई ही होता है। देखिए, नीटिंग ये भी बुनाई ही है। ये बुनाई ही है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है कि एक ही धागा है हमारे पास। स्वेटर की बुनाई करते हुए आप देखे होंगे, जो एक ही धागा हमारे पास है, सलाइयों और सुइयों के सहायता से हम इसकी बुनाई करते जाते हैं। इसमें एक क्रोशिया जो आता है, कुरुस जिसको नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं, और उसका जो शुद्ध हिंदी होता है वो क्रोशिया बोला जाता है। वो क्या होता है, उसकी भी सहायता से हम क्या करते हैं, ये नीटिंग की प्रक्रिया करते हैं। हिंदी में देखिएगा, अगर बुनाई लिखा है तो एक बार आप उसकी इंग्लिश जरूर चेक कीजिएगा कि वहाँ वीविंग लिखा है या फिर नीटिंग लिखा है। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बुनाई लिखा है तो आप हो सकता है इसे समझ लें, ताने बाने का प्रयोग, या फिर ये जो एक सलाई से किया जा रहा है बुनाई नॉर्मल जो आप घरों में देख रहे हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश देखेंगे तो जो वीविंग होता है, वीविंग में वार्प और वेफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ये डब्लू है यहाँ पे वीविंग, ये वार्प में डब्लू है और वेफ्ट में भी डब्लू है। इसके नाम से अगर आप याद रखेंगे तो वीविंग में वार्प और वेफ्ट का, ताने और बाने का प्रयोग किया जाता है, जबकि नीटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक धागे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे सलाइयों की मदद से किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं गूंथना। गूंथना की इंग्लिश होती है ब्रेडिंग। इसमें सूत्रों को तिरछी व लंबवत स्थिति में आपस में गूंथ लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो धागा होता है या तो लंबाई में गूंथते हैं या फिर तिरछे इसकी बुनाई करते जाते हैं। इसके द्वारा क्या तैयार किया, जैसे जूते का जो लेस हो गया, डोरियां हो गई, ये सब बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसको गूंथना कहते हैं। एक में ये मुरझाते जा रहे हैं, गूंथते जा रहे हैं। चिड़िया जो होती है वो अपना घोंसला तैयार करती है, वो कोई बुनाई की प्रक्रिया नहीं कर रही होती है, बल्कि वो क्या करती है, वो गूंथने की प्रक्रिया करती है। एक तरफ से वो गूंथती जाती है। लेकिन आप जब वस्त्र विज्ञान का इतिहास देखते हैं तो वहाँ वस्त्र विज्ञान के इतिहास में यही बातें बताई गई हैं आपको कि चिड़िया के घोंसले का निर्माण करते हुए देख करके मानव ने क्या किया था, वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। इसमें देखिएगा, इसके बाद गूंथना हो गया। इसके बाद फेल्टिंग या नमदा। फेल्टिंग विधि क्या होती है वस्त्र निर्माण में, फेल्ट या नमदा दोनों याद रखिएगा। फेल्टिंग इंग्लिश है और नमदा हिंदी है। इसमें नॉर्मली क्या किया जाता है कि इसके पहले जब ऊन वाला चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें देखा था कि जो ऊन है, ऊन से जो बाल था, भेड़ और बकरियां, खरगोश, ऊंट के बाल जो भी प्राप्ति के स्रोत थे हमारे, उनसे हमने बाल प्राप्त किया था।
बालों को धुनाई वगैरह जब किया जाता है, उनसे जब हमें रेशे प्राप्त करते थे तो उसमें एक कंघी करने की प्रक्रिया की जाती थी। कंघी की करने की प्रक्रिया क्यों की जा रही थी? जिससे कि हमारी लंबाई के धागे अलग हो जाएं और छोटे धागे जो थे वो अलग हो जाएं। सॉरी, धागे ने रेशे, जिससे छोटे रेशे अलग हो जाएं और बड़े रेशे अलग हो जाएं। हम यही प्रोसेस कर रहे थे। तो जो बड़ा रेशा था उससे हम क्या कर रहे थे? वर्स्टेड ऊन तैयार कर रहे थे, जबकि वहीं पे जो छोटा था उससे नॉर्मल ऊन तैयार कर रहे थे। लेकिन ऊन बनाने के बाद भी जो वेस्ट मटेरियल हमारे पास बचता है, उससे भी छोटे रेशे जब हमें बचते हैं कंघी करने के बाद, तब उसको क्या किया जाता है? इकट्ठा करके एक मोटी सी परत, एक लेयर की जैसे फैला दी जाती है इसी ऊन को। उसके बाद उस पे पानी का छिड़काव किया जिससे थोड़ी सी वो नम हो जाए और बैठ जाए, एक दूसरे से चिपकने लगे। और इसके बाद इसके ऊपर से क्या किया जाता है? गर्म रोलरों को दबाव दे करके गुजारा जाता है, जिससे कि वस्त्र तैयार कर लिया जाता है। इसमें कोई बुनाई की प्रक्रिया नहीं की जा रही है, बल्कि क्या किया जा रहा है? ताप और दाब के प्रभाव से रेशों को ही दबा करके एक ही में चिपका दिया जा रहा है। नॉर्मल देखे होंगे आप लोग गाँव में, जो घर घर पे वैसे फेरी वाले ठंडी के मौसम में कंबल बेचने आते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो नहीं होते हैं, पतले पतले, देखने में लगता है कि इसमें गर्मी होगी, इसे ओढ़ने से गर्म देगा, मौसम गर्म करेगा, लेकिन क्या होता है कि उसमें अगर आप खींचेंगे धीरे धीरे निकलता हुआ भी दिखाई देता है, क्योंकि वो जो होता है कि ताप और दाब की वजह से दबाया गया है। उसमें देखेंगे आप ध्यान से तो उसमें बुनाई नहीं की गई होती है। सभी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो वस्त्र अगर आपके सामने आएगा तो आप उसे देख के समझ जाएंगे कि उस वस्त्र में बुनाई नहीं की गई होती है, बल्कि उसे ताप और दाब के द्वारा दबा के बनाया गया होता है। कभी कभी आप लोग क्या देखे होंगे कि छोटे बच्चों के कुछ वस्त्र जो बनाए जाते हैं, उसमें फ्रंट पे कोई कार्टून वगैरह बनाने के लिए भी देखे होंगे कि रोएदार मखमली से आकार में कुछ तैयार डिज़ाइन की जाती है। तो उसमें भी देखिए बुनाई नहीं की गई होती है वो ऊपर से अलग से, बल्कि एक डिज़ाइन में उसको रख करके रोलरों के नीचे से होकर के उस कपड़े को गुजार दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो दबाव के द्वारा वो चिपक जाता है। फिर देखेंगे आप कि कुछ दिनों यूज करने के बाद उस कपड़े को वो डिज़ाइन धीरे धीरे छोड़ने लगती है। तो वहाँ पे बुनाई की प्रक्रिया नहीं की गई होती है, बल्कि क्या होता है कि जो उन्हीं तंतुओं पर कंघी करने के बाद छोटे रेशे प्राप्त होते हैं, उन्हें मोटी परत बिछा करके पानी छिड़क कर गर्म रोलरों के दाब द्वारा आपस में क्या किया जाता है? चिपका दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे गैर बुना हुआ वस्त्र। इसके पहले आप लोग जो नमदा पढ़े हैं उस समय भी क्या किया था? बुनाई की प्रक्रिया नहीं की जा रही थी, लेकिन इसमें भी देखिए गैर बुना जो वस्त्र होता है, ऐसे वस्त्र जिन पर बुनाई नहीं की गई है वही गैर बुना हुआ वस्त्र होगा। लेकिन है कौन कौन सा? देखिएगा, जैसे कागज, फोम, रेनकोट आदि, इन सब में बुनाई की प्रक्रिया नहीं की गई होती। रेनकोट जो प्लास्टिक वगैरह का बनाया जाता है, प्लास्टिक को गला करके बनाया जाता है, उससे बुनाई की प्रक्रिया नहीं की गई होती है। उसी प्रकार जो फोम होता है, फोम के निर्माण की अगर विधि की बात देखें तो उसमें भी जो एयर को इंजेक्ट किया जाता है, हवा को प्रवाहित किया जाता है अंदर रेशों के अंदर, तब जा करके वो फोम तैयार किया जाता है। फोम देखे होंगे आप लोग, जो कपड़ों के अंदर एक प्लास्टिक की शीट लगा के रखी जाती है, वो फोम होता है। और उसके बाद देखिएगा नॉर्मल देखे होंगे कोई इलेक्ट्रिक कोई चीज़ें होती हैं, तो उस इलेक्ट्रिक सामान जब नया नया आता है तो उसके चारों तरफ से फोम का आवरण लगा होता है, उसके बीच में उस सामान को रखा जाता है, जिससे कि उस वस्तु पर कोई भी बाहरी दबाव ना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई प्लास्टिक की ही चीज़ है, बल्कि वो वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत उसको भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि वस्त्र के निर्माण की जो विधि है उसमें जो तंतु प्राप्त किया जा रहा है वो भी केमिकल्स के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। बस डिफरेंट इतना है, जो कृत्रिम विधि से तैयार किया गया है इसके अंतर्गत ये आ रहा है। वहीं पर जब हम कागज की बात करते हैं तो आप लोग कहेंगे कि ये कागज को वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो कागज है ये भी तो हमें प्राकृतिक रेशों, जो रेशे होते हैं उन्हीं से ये भी बनाया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी फैंसी डिजाइन में कागजों के भी वस्त्र तैयार किए गए हुए मिलते हैं, तो वहाँ पर भी बुनाई की प्रक्रिया नहीं की गई होती है, बल्कि क्या किया जाता है? कागज के ही तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा बुनाई, नीटिंग विधि, गूंथना, फेल्टिंग और गैर बुना हुआ कपड़ा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में उसके लिए आपको डिटेल्स में समझा करके फिर से आपको बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।